So welcome back guys with recursion part 2. Here we'll be discussing on how recursion works with some executable statements are written just after the function had called. So let's start. Look at here. यहाँ एक मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक x वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू 3 असाइन कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हमारे मेन पार्ट में स्टैक के मेन पार्ट में एज एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड आ जाता है। फिर इसी वैल्यू के साथ में मैंने fun1 को कॉल किया है। सो fun1 को कॉल करने के बाद में n की वैल्यू 3 यहाँ पर आ जाएगी। n हमारा एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा fun1 फंक्शन में जिसकी वैल्यू होगी 3। मीन्स एक रिकॉर्ड ऐसा होगा जो कि स्टैक में हमारे पुश किया गया होगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने दिखा दिया। देन कंडीशन चेक होगी n ग्रेटर देन 0 है। सो fun1 को दोबारा से कॉल कर लेगा। fun1 को दोबारा से कॉल करेगा 2 के साथ में। सो नाउ अब ये वाला स्टेटमेंट हमारा रिटर्न नहीं होगा, ये वापस से fun1 को कॉल कर रहा है। ये वापस से fun1 को कॉल कर रहा है। 3 हमारा रिटर्न अभी नहीं हुआ है। सो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल 2 के लिए डिफाइन हो गया है, हमारे स्टैक में पुश हो गया है। ठीक, फिर ये क्या कर रहा है, 2 ग्रेटर देन 0, सही है। देन ये फंक्शन में n-1 मीन्स 1 के साथ में कॉलिंग कर दे रहा है। ये वाला स्टेटमेंट अभी भी इसने प्रिंट नहीं किया है। 1 के साथ में कॉलिंग करने का मतलब ये हुआ कि वापस से fun1 के पास चला गया और यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई। मीन्स n1 हमारा स्टैक में पुश हो गया है। सो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू हो गया। सो यहाँ पे fun1 को 0 के साथ में कॉल कर रहा होगा। fun1 को 0 के साथ में कॉल कर रहा है, पर फिर भी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट अभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने फंक्शन पहले ही कॉल कर दिया है। तो ये वापस से यहाँ पे जा करके और n की वैल्यू 0 डिफाइन कर देगा। सो यहाँ पे कंडीशन 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये ऐसा नहीं होगा कि fun1 को ये ब्रेक करके वापस से मेन पे आ जाए, नहीं, ये वापस से अपने पेरेंट फंक्शन को कॉल करता है। जैसे अगर 0 के साथ में fun1 को कॉल किया है तो ये fun1 हमारा वापस से 1 को जाएगा, मीन्स अपने पेरेंट के पास जाएगा। पेरेंट के पास जाने के बाद में पेरेंट ने ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट कर रखा है। सो अब पेरेंट क्या करेगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा। मीन्स अब पेरेंट 1 वाला प्रिंट कर देगा। सिमिलरली अब fun1 का काम पूरा हो गया तो ये वापस से अपने पेरेंट के पास जाएगा। मीन्स fun2 के पास में fun2 के पास जाएगा। fun2 क्या करेगा, 2 को रिटर्न कर देगा। जब ये काम हमारा पूरा हो गया तो fun2 हमारा वापस से अपने पेरेंट के पास जाएगा और 3 को रिटर्न कर देगा। सो इस तरीके से हमारा अगर कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स फंक्शन कॉलिंग के बाद में लिखा हुआ है सो वो रिटर्निंग टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं। रिटर्निंग टाइम मीन्स सबसे पहले यहाँ पे 1 था, उसके बाद ये इधर आया, देन इसका काम खत्म हुआ, फिर ये इधर गया, इधर इसके पास ये स्टेटमेंट खाली पड़ा था तो इसको पूरा किया। जब इसका काम खत्म हुआ तो ये वापस से अपने पेरेंट के पास गया, इसके पास जो कुछ भी वैकेंट रहा होगा उसको उसने पूरा किया। और ये पूरा करने के बाद में अब वापस से मेन फंक्शन पे आ गया है। मेन फंक्शन पे आने के बाद ये रिटर्न कर देगा। सो इसका आउटपुट हो गया 1 2 3। सो अगर हम इसका मेमोरी डायग्राम देख रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि जब fun1 हमारा 0 के साथ में कॉलिंग हुआ था तो हमारा एक n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था। जब इसका काम खत्म हो गया, मीन्स n इक्वल 0 का काम खत्म हो गया, तो सिंपली क्या करेगा, n0 हमारा स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। पॉप आउट होने का मतलब होता है कि बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा तो ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा खाली हो गया।
सिमिलरली जब ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा खाली हो गया तो ये वापस से अपने पेरेंट के पास आएगा, पेरेंट मीन्स fun1 के पास आएगा n=1 के लिए। तो यहाँ पे जब ये 2 को रिटर्न कर देगा तो इसका काम खत्म हो गया। जब इसका काम खत्म हो गया तो ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी हमारा पॉप आउट हो जाएगा। सिमिलरली जब ये इसका काम खत्म हो गया तो ये वापस अपने पेरेंट के पास आया n=2 वाले के पास में। जब 2 वाले का काम खत्म हो गया तो ये वापस से पॉप आउट हो गया। सिमिलरली जब 3 वाले का काम खत्म हो गया, 3 वाले का काम क्या था, 3 को प्रिंट करवाना। 2 वाले का काम क्या था, 2 को प्रिंट करवाना। 1 वाले का काम क्या था, 1 को प्रिंट करवाना। 0 वाले का काम क्या था कि स्टेटमेंट को फॉल्स कर दे, कंडीशन को फॉल्स कर दे, टर्मिनेटिंग कंडीशन की तरह पे वर्क कर रहा था। सो एट लास्ट n3 भी हमारा पॉप आउट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम मेन फंक्शन पे आ रहे होंगे, मेन फंक्शन पे हमारा x=3 लिखा हुआ है। सो जब हमारा फंक्शन x के साथ में कॉलिंग होकर के वैल्यू पूरा प्रिंट करके जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो जो हमारा x=3 वाला जो स्टेटमेंट था वो भी हमारा पॉप आउट हो जाएगा। मीन्स अब स्टैक हमारा वापस से खाली हो गया। मीन्स जितना कुछ इसने मेमोरी एलोकेट कर रखा होगा उतना वो पूरा का पूरा पॉप आउट कर दिया है प्रोसेस खत्म होने के बाद में। एट लास्ट क्योंकि यहाँ पे इंट है सो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ एक कोई भी वैल्यू 0 को। अगर हम टाइम के बारे में देख रहे होते हैं तो यहाँ पे टोटल कितने कॉल्स हुए हैं। सो यहाँ पे पहला कॉलिंग तो 3 के लिए हुआ है, दूसरा कॉलिंग 2 के लिए हुआ है, तीसरा कॉलिंग 1 के लिए हुआ है और चौथा कॉलिंग हमारा 0 के लिए हुआ है। मीन्स यहाँ पे टोटल 4 कॉलिंग्स हुए हैं। 4 कॉलिंग होने का मतलब ये है कि अगर हमारा n है सो यहाँ पे n+1 बार कॉलिंग होगा। मीन्स n का पावर 1 है सो ये ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा इसका टाइम। और अगर हम स्पेस की बात कर रहे होते हैं सो यहाँ पे टोटल इसने 4 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 4 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाने का मतलब है कि अगर हमारे पास n है सो इसने n+1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मीन्स ऑर्डर ऑफ n का इसने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाया है, मीन्स स्पेस लिया है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे स्टैटिक वेरिएबल्स का। जैसे मान लो ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन में मान लो कि यहाँ पे मैं सिर्फ int z=0 लिख रहा होता हूँ। स्टैटिक को अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे जब कभी भी ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ है x की वैल्यू 3 के साथ में, जब ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ है सो अगर यहाँ पे स्टैटिक ना होता तो यहाँ n की वैल्यू 3 आ जाती, 3 > 0 देन z++। अब यहाँ पे z हमारा 0 था सो z++ मीन्स z की वैल्यू 1 हो जाती। और यहाँ पे जब कभी भी हम फंक्शन में कुछ भी ऐड कर रहे होते तो यहाँ पे 1 ऐड होता, ठीक। और ऐड होता हमारा रिटर्निंग टाइम में ही क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के बाद में लिखा हुआ है। सिमिलरली जब n की वैल्यू n-1 हो जाती मीन्स 2 हो जाती सो उस केस में यहाँ पे अगर स्टैटिक ना होता सो यहाँ पे फिर से z हमारा 0 होता, या z++ होता मीन्स z की वैल्यू 1 हो जाती। और फिर यहाँ पे जब ऐड होता तो यहाँ पे 1 होता ऐड, यहाँ पर भी 1 ऐड होता इसी तरीके से। और जब कभी भी हमारा n 0 हो जा रहा होता, जब 0 हो जा रहा होता तो ये इफ वाला कंडीशन फॉल्स करके ये 0 को रिटर्न कर देता। 0 को रिटर्न कर देता मीन्स इस वाले कंडीशन से हमें एक रिटर्न मिल गया है 0 जो कि अपने पेरेंट के पास में पास आउट कर देगा। सो ऐसे फंक्शन को हम यहाँ पे समझ रहे होते हैं। अगर हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल का मतलब होता है कि वो एक ही बार में डिफाइन है, यानी कि इसकी एक ही कॉपी बनेगी, ओके। यानी इसका एक ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा बनेगा। सो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड z=0 का हमारा पहले से ही बन गया। सो जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है
सो यहाँ पे n की वैल्यू 3 मीन्स n इक्वल 3 के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। z इक्वल 0 के लिए हमारा पहले से ही एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना हुआ था। कंडीशन चेक होता z n ग्रेटर देन 3 0, सो 3 ग्रेटर देन 0 सही है। सो z हमारा प्लस प्लस हो जाता है, यानी z की वैल्यू अब हो गई हमारे पास 1। ओके, सो यहाँ पे अब फिर से फंक्शन को कॉल कर दिया विद वैल्यू n-1 के साथ में। n हमारा 3 था, सो 3 - 1 मीन्स 2 हो गया। सो जब ये फिर से 2 को कॉलिंग कर रहा है तो यहाँ पे z इक्वल 0 ना होता, इसका मतलब होता कि z हमारा यहाँ पे 1 हो चुका है ऑलरेडी। सो यहाँ पे जब z प्लस प्लस हो रहा होता तो ये 1 में प्लस प्लस हो रहा होता। क्यों? क्योंकि z की एक ही सिंगल कॉपी थी, उससे पहले 0 था, पहली बार में 1 हुआ, अब दूसरी बार में यहाँ पे हमारा 2 हो चुका है। सो कंडीशन ट्रू हो जाता, 2 ग्रेटर देन 0, z प्लस प्लस हो जाता। अब फंक्शन में 1 के साथ में कॉलिंग हो रही होगी, सो जब n इक्वल 1 होगा मीन्स n इक्वल 1 के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। ये इससे हमें मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे z हमारा 2 है जो कि एक कॉपी बन चुका होगा इस पूरे फंक्शन के बाहर। सो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 0 हो जाता है, z प्लस प्लस। अब z की वैल्यू कितनी थी? 2, सो 2 प्लस प्लस भी 1 हो गई। सो 1 हो गया। सो फिर से इसने फंक्शन को कॉल किया n-1 के साथ में मीन्स 0 के साथ में। सो n इक्वल 0 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहा होता, कंडीशन फॉल्स हो जाती और फिर रिटर्न 0 मिल जाता। मीन्स इस वाले फंक्शन का काम खत्म होते होते हमें रिटर्न 0 मिल चुका है। ठीक, अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने का मतलब ये है कि हम अपने पेरेंट के पास जाएंगे। पेरेंट के पास किस वैल्यू के साथ में जाएंगे? जो 0 के साथ में वैल्यू मिली है उसमें z की वैल्यू ऐड करने के बाद में जाएंगे। मीन्स इस वाले फंक्शन में हम जब 3 को ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा मीन्स 0 + 3 का जो रिजल्ट आएगा 3, वो हमारा पेरेंट फंक्शन के पास में जा रहा होगा। सिमिलरली अब हमारे पास यहाँ पे 3 आ चुका है तो ये अपने पेरेंट के पास जाएगा। रिटर्निंग टाइम की बात कर रहे हैं, सो अपने पेरेंट के पास किस तरीके से जाएगा? जो रिजल्ट आया है उसमें z की वैल्यू ऐड करके। अब z हमारा 3 है, सो इसमें 3 की वैल्यू ऐड करके ये वापस से अपने पेरेंट के पास जाएगा। सो यहाँ पे हमारा 3 था, 3 और ऐड हो गया, सो हमारा 6 हो गया है। सो 6 में फिर से 3 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इसे अपने पेरेंट के पास जाना है। पेरेंट के पास जाने के लिए z को ऐड करना ज़रूरी है। सो यहाँ पे 6 में 3 को ऐड करेगा, उसके बाद में अपने पेरेंट के पास जाएगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर 6 + 3 मीन्स 9 हो जाएगा। और जो 9 होगा उसको एट लास्ट वो रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट है, सो यहाँ पे मैंने एक इंट वेरिएबल y में उसे स्टोर कर दिया है और उसे प्रिंट कर दिया। सो सिंपली एक चीज हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी हमारा फंक्शन है उसके कॉलिंग के पहले अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो हमारा कॉलिंग टाइम पर ही परफॉर्म होगा। मीन्स अगर ये वाला हम देख रहे होते तो इसका आउटपुट आता 3 then 2 then 1। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन कॉलिंग के बाद भी कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखा हुआ है सो वो हमारा रिटर्न टाइम में एग्जीक्यूट होगा। मीन्स जब इसका काम खत्म हो जाएगा, इसके पास जाएगा, अपने पेरेंट के पास जाएगा, तब ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। और अगर हम स्टैटिक वेरिएबल में देख रहे होते हैं सो स्टैटिक वेरिएबल को या तो यहाँ पे फंक्शन के बाहर डिफाइन कर दो या फिर जो हमने इंटीजर टाइप का डिफाइन किया उसे स्टैटिक कीवर्ड की यूज से स्टैटिक कर दें। सो स्टैटिक अगर कोई हमारा कीवर्ड है या कोई वेरिएबल है तो उसका एक ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा और उसी में ही जो कुछ भी चेंजमेंट होने होंगे वो सारे के सारे चेंजमेंट हो रहे होंगे। सो दैट्स ऑल। अगर किसी को कोई भी डाउट हो सो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू।